Hello everyone, welcome to ITLS Academy। हमारा जो चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ वैक्सीन प्रोसेस डेवलपमेंट, आज इसका हम थर्ड पार्ट कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि हम देखने वाले हैं लाइव एटीन्यूएटेड एंड इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी भी डिले के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हम देखने वाले हैं लाइव एटीन्यूएटेड एंड इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन्स। दो तरीके की वैक्सीन्स हम इसमें पढ़ेंगे, लाइव एटीन्यूएटेड और इनएक्टिवेटेड वायरस, जिसमें कि नाम से ही पता चल रहा है कि वायरस को इनएक्टिवेटेड किया जा रहा है। वायरस इज गेटिंग इनएक्टिवेटेड एंड used for the making of vaccine. So, very first point, an inactivated vaccine works when the immune system responds to a piece of a bacteria or virus. ये जो inactivated vaccine होती है, इसका काम कब होता है? जब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो किसी भी बैक्टीरिया या वायरस के इन्फेक्शन पे अपना रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करता है। whenever your immune system gets activated upon the entry of any bacteria or virus or any fungal infection or even a toxin produced by the germ, कोई भी जर्म है अगर उसने कोई टॉक्सिन का प्रोडक्शन कर दिया है तो उस टाइम पे इम्यून सिस्टम हमारा रिस्पॉन्ड करता है, वहाँ पे इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स का वर्क होता है। लाइव एटीन्यूएटेड, एटीन्यूएटेड का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को चेंज कर देना, वो चीज़ वही रहेगी, उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी, ये मतलब होता है एटीन्यूएटेड का। तो लाइव एटीन्यूएटेड का मतलब है कि वो चीज़ लाइव भी है, जिंदा भी है, और एटीन्यूएटेड भी है, मतलब कि उसकी एक्टिविटी भी बदल दी गई है। तो क्या होता है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन? Live attenuated vaccine means they have been changed such that they do not cause disease. इनमें इस तरीके से चेंज कर दिया गया कि वो अब किसी भी डिसीज को कॉज नहीं कर रहे हैं, कोई भी बीमारी नहीं कर रहे हैं, वो जाके आपके बॉडी में आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं ताकि इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करे जो भी बैक्टीरिया वायरस या टॉक्सिन है उसके अगेंस्ट, ना कि कोई डिसीज कॉज कर रहे हैं। तो ये होता है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। The earliest vaccine were live attenuated organism, for example smallpox vaccine। जो सबसे पहले वैक्सीन बनाई गई थी लाइव एटीन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म, उसमें कौन सा यूज़ किया गया था? स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीन बनाई गई थी उसमें लाइव एटीन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया गया था और इसको बनाया गया था जेनर एंड रेबीज की वैक्सीन पास्चर के द्वारा। देखिए ये क्वेश्चन वाला पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले वैक्सीन किसने बनाई? ऑप्शन है जेनर। जेनर ने वैक्सीन बनाई, किसके अगेंस्ट बनाई? स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। और उसके बाद में रेबीज के अगेंस्ट वैक्सीन बनाई गई पास्चर के द्वारा। और जो जेनर ने वैक्सीन बनाई थी उसका टाइप था लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। तो ये क्वेश्चन वाला पार्ट है जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हाईलाइट कर दिया मैंने, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। लाइव वैक्सीन्स हैव कॉम्प्लेक्स अपस्ट्रीम कल्टीवेशन प्रोसेस। उम्मीद है आपको अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम प्रोसेस याद होगी, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। तो एक बार दोबारा से मैं बताऊंगी। जो अपस्ट्रीम प्रोसेस होती है उसमें जो जब आप वैक्सीन को बना रहे हैं उसको बनाने की जो प्रोसेस है वो होती है अपस्ट्रीम प्रोसेस। और जब वो वैक्सीन बन गई है फिर उसकी पैकिंग करके उसको मार्केट में जब पहुंचाया जा रहा है, उसकी क्वालिटी चेक की जा रही है कि देखा जा रहा है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बनी हुई वैक्सीन में, तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। तो जो लाइव वैक्सीन्स होती हैं
इनकी जो अपस्ट्रीम कल्टीवेशन प्रोसेस होती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है एंड अंडरगो मिनिमल डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, और इनकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बहुत कम देखी जाती है। मतलब अपस्ट्रीम कल्टीवेशन प्रोसेस, जब उनको लाइव वैक्सीन को बनाया जा रहा है उस टाइम की जो प्रोसेसेस हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, ये मिनिमल होती हैं। बिकॉज दे आर लाइव, द डिग्री ऑफ एटीन्यूएशन एंड जेनेटिक स्टेबिलिटी इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट। ये लाइव होते हैं ऑर्गेनिजम्स, तो एटीन्यूएशन की डिग्री है जो कि कितना इनएक्टिवेट किया गया, उनको कितना चेंज किया गया है, और उनकी जेनेटिक स्टेबिलिटी क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लाइव ऑर्गेनिज्म है, अगर प्रॉपरली चेंज नहीं हुए तो वो बॉडी के अंदर जाके डिसीज़ को कॉज कर देंगे। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और ये भी क्वेश्चन वाला एरिया है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो लाइव वैक्सीन्स होती हैं इनमें अपस्ट्रीम प्रोसेस या डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, इसमें से क्रिटिकल प्रोसेस, क्रिटिकल स्टेप कौन सा है। एंड degree of attenuation and genetic stability is important as it relates to the reversal of virulence। अगर इनमें कोई भी चेंज ढंग से नहीं हुआ, आप वैक्सीन को इनएक्टिवेट करना चाह रहे थे, आपने जो ऑर्गेनिज्म डाला उसको चेंज करके डाला, लेकिन वो प्रॉपरली चेंज नहीं हुआ, जेनेटिकली वो बहुत स्टेबल है, तो ये क्या करेगा, इसका इफेक्ट उल्टा पड़ जाएगा, बॉडी में जाके इसको डिसीज को रोकना चाहिए था, लेकिन ये डिसीज कॉज करने लगेगा। यहाँ पे देखिएगा वैक्सीन के डेवलपमेंट की प्रोसेस दिखाई गई है। यहाँ पे फुल लेंथ लाइव एटीन्यूएटेड चिकनगुनिया जीनोम लिया गया है। एग्जाम्पल हम कुछ भी लेके समझ लेते हैं, किसी भी चीज़ को लेके हम समझ सकते हैं। चिकनगुनिया का जीनोम लिया गया, फिर उसके बाद में थर्मोस्टेबल इजिली मैन्युफैक्चर्ड नैनो स्ट्रक्चर्ड लिपिड कैरियर आरएनए वैक्सीन फॉर्मुलेशन लिया गया। आरएनए की कोटिंग ली गई और चिकनगुनिया का जीनोम ले लिया गया। अब यहाँ पे बहुत क्रिटिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसको चेंज किया जा रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स बना, इस कॉम्प्लेक्स से वैक्सीन के नैनो पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो वैक्सीन के नैनो पार्टिकल्स बने, इनको दो तरीके से देखा गया। एक इनका किया गया इन विट्रो ट्रांसफेक्शन, और एक किया गया इन विवो। इन विवो का मतलब होता है किसी बॉडी के अंदर, दैट इज माउस का वैक्सीनेशन किया गया। तो यहाँ पे इन विट्रो और इन विवो दोनों ही काम किए गए। तो पहले देखते हैं इन विट्रो का क्या रिजल्ट था। इन विट्रो में क्या किया गया, इनको ग्रो कराया गया, बाहर से मीडियम देके ये जो नैनो पार्टिकल्स थे वैक्सीन के, इनको ग्रो कराया गया, और फिर रेस्क्यू किया गया इन्फेक्शियस लाइव एटीन्यूएटेड वायरस। यहाँ पे बहुत सारे वायरसेस बन गए जो कि लाइव एटीन्यूएटेड वायरसेस थे, क्योंकि इनमें ये आरएनए था और ये वाला जीनोम था, तो ये एटीन्यूएटेड वायरस हो गए, क्योंकि इनमें चेंज हो गया, जीनोम दूसरा ले लिया और नैनो स्ट्रक्चर्ड लिपिड कैरियर आरएनए अलग ले लिया। तो इनविट्रो ट्रांसफेक्शन का ये इफेक्ट देखने को मिला। इन विवो में देखते हैं, ये एक माउस का मॉडल लिया गया C57BI6। इस माउस में इंजेक्ट कराया गया वैक्सीन नैनो पार्टिकल्स को। यहाँ पे देखा गया प्रोटेक्शन अगेंस्ट लीथल चैलेंज एंड फूड पैड स्वेलिंग। ये जो डिसीज हो रही थी, लीथल चैलेंजेस थे, फुट पैड स्वेलिंग थी, इससे प्रोटेक्शन मिला। तो किसी भी वैक्सीन की टेस्टिंग किस प्रकार से हुई, दो प्रकार से, इन विट्रो और इन विवो, दोनों ही मॉडल में टेस्ट किया गया। इन विट्रो में बहुत सारे वैक्सीन के पार्टिकल्स को कलेक्ट कर लिया गया ताकि उनको दोबारा यूज़ किया जा सके, और इन विवो में क्या हुआ कि टेस्टिंग करके देख ली गई कि जो वैक्सीन बनाई गई है वो अपना काम कर पा रही है या नहीं। एक और है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन के फॉर्मेशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सबसे पहला स्टेप, वाइल्ड वायरसेस बैक्टीरिया एटीन्यूएटेड बाय रिपीटेड पासिंग इन सेल कल्चर और एनिमल एम्ब्रायोस।
या एनिमल के एम्ब्रायो के लिया गया या फिर सेल कल्चर को लिया गया और उसमें वाइल्ड वायरस, वाइल्ड का मतलब होता है कि जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है, उनमें कोई भी म्यूटेशन, कोई भी डिफेक्ट नहीं होता, उसको वाइल्ड बोलते हैं। तो वाइल्ड वायरस या बैक्टीरिया को ले लिया गया, उनको सेल कल्चर में या फिर एनिमल एम्ब्रियो में उसको कल्चर कराया गया। लगभग 10 साल से ज़्यादा देखा गया म्यूटेशन और वीकनिंग के लिए। अगला स्टेप क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाइल्ड वायरस इनटू वैक्सीन वायरस। अब ये जो वाइल्ड वायरस है वो ट्रांसफॉर्म हो गए वैक्सीन वाले वायरसेस में। ये जो काम किया गया इसको लगभग 10 साल तक रिसर्च में देखा गया ये चीज़ कि म्यूटेशन हो रही है या नहीं हो रही है, वीकनिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसके बाद में जो वाइल्ड वायरसेस थे वो वैक्सीन में कन्वर्ट हो गए। अब ये बन गए लाइव एटीन्यूएटेड वायरसेस, क्योंकि ये लाइव भी हैं लेकिन ये चेंज हो चुके हैं, एटीन्यूएट हो चुके हैं। अब क्या किया गया, जब वैक्सीन बन के रेडी हो गई, थर्ड स्टेप में इंजेक्शन ऑफ स्मॉल डोज ऑफ वैक्सीन वायरस और बैक्टीरिया, इस प्रोसेस को बोलते हैं वैक्सीनेशन। छोटी सी डोज ली वायरस या बैक्टीरिया की और उसका इंजेक्शन किया गया एनिमल में, चाहे वो माउस को लिया चाहे ह्यूमन को लिया, इंजेक्शन हुआ। फोर्थ स्टेप है रेप्लिकेशन ऑफ वैक्सीन वायरस और बैक्टीरिया इन दी होस्ट। ये जो वैक्सीन वाला वायरस या जो बैक्टीरिया था, इसने क्या किया, जिस भी होस्ट बॉडी में, चाहे वो माउस हो, बहुत गंदा सा माउस बनाती हूँ मैं, इस तरीके से, ऐसा ही होता है शायद। तो माउस में जब इंजेक्ट किया, इसने क्या किया, माउस के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया, इम्यून रिस्पॉन्स देने लगा। जिस डिसीज के लिए बनाया गया था उस डिसीज के अगेंस्ट ये काम करने लगा। कुछ इस तरीके से था कि जिस डिसीज के लिए लगाया गया उस डिसीज को ये रोकने लगा इम्यून रिस्पॉन्स के जनरेशन के थ्रू। तो पांचवा स्टेप क्या था, इंडक्शन ऑफ एन इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स का जनरेशन हो गया। इम्यून रिस्पॉन्स क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रियल इन्फेक्शन। जो भी इन्फेक्शन है जिसके अगेंस्ट वैक्सीन लगाई गई है उसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कि करंट सिनेरियो हम देखते हैं, कोविड का वैक्सीनेशन हो रहा है, उसमें क्या होता है, एटीन्यूएटेड वायरसेस हैं या दूसरी तरीके से बनाई हुई वैक्सीन्स हैं, उनकी स्मॉल डोज को इंटर किया जाता है बॉडी में और वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं कोविड के इन्फेक्शन से। तो यही सिनेरियो है वैक्सीन के प्रोडक्शन का। The choice of the host can have an impact on vaccine safety and reactogenicity. जो होस्ट है वो कौन सा होस्ट चूज किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ को डिफाइन करता है। ये डिफाइन करता है वैक्सीन की सेफ्टी को और वैक्सीन की रिएक्टोजेनिसिटी को। अब ये रिएक्टोजेनिसिटी क्या है, reactogenicity refers to a subset of reactions that occur soon after vaccination। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, रिएक्टोजेनिसिटी मतलब रिएक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है। तो रिएक्टोजेनिसिटी होती है वो रिएक्शंस जो कि जैसे ही वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीन बॉडी में एंटर करती है तो जो रिएक्शंस होने लगते हैं, जैसे कि आपने कोविड के केसेस में सुना होगा, वैक्सीन के बाद में कुछ लोगों को फीवर आता है, कुछ लोगों को हेडेक होता है, काफ़ी सिम्टम्स देखे गए हैं। तो वो क्या होती हैं, वो होती हैं रिएक्टोजेनिसिटी, वैक्सीन क्या रिएक्शन कर रही है, एंड आर अ फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस होते हैं उन्हीं को बोला जाता है रिएक्टोजेनिसिटी। तो ये डिपेंड करती है कि जो होस्ट आपने चूज किया है वैक्सीन के लिए वो क्या है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है वैक्सीन की सेफ्टी और रिएक्टोजेनिसिटी पे, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल होस्ट सेल रेजिड्यू। क्योंकि जो पोटेंशियल होस्ट सेल रेजिडुअल ग्रोथ मीडिया कंपोनेंट्स ये सब हैं, एज वेल एज द पोटेंशियल फॉर एडवेंटिशियस एजेंट्स। क्योंकि ये जो रिएक्टोजेनिसिटी है ये होस्ट सेल के रेजिडुअल पे डिपेंड करेगी, साथ ही साथ ग्रोथ मीडिया में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं
और साथ ही साथ जो एडवेंटिशियस एजेंट्स हैं उनके लिए क्या पोटेंशियल है, उन सब पे डिपेंड करेगी वैक्सीन की सेफ्टी और रिएक्टोजेनिसिटी। और ये सारे फैक्टर्स मिलेंगे जो पर्टिकुलर होस्ट आपने सेलेक्ट किया है। The production system in the case of Jenner's smallpox vaccine was patient with cowpox। जो जेनर ने वैक्सीन बनाई थी, पहली वैक्सीन, उस केस में उस प्रोडक्शन सिस्टम में जो जेनर की वैक्सीन थी स्मॉल पॉक्स के लिए, तो उसमें पेशेंट लिया गया था काउ पॉक्स वाले पेशेंट से वैक्सीन को लिया गया। पास्चर ने क्या किया था, इन्होंने रैबिट को यूज किया था होस्ट की तरह, जबकि जेनर ने किसको यूज किया था, काउपॉक्स वाले पेशेंट को। पास्चर ने रैबिट को यूज किया एज अ बायोरिएक्टर टू प्रोड्यूस द इम्यूनोजेन फॉर द रेबीज वैक्सीन। पास्चर ने रेबीज के लिए वैक्सीन बनाई थी और उन्होंने रैबिट को यूज किया एज द बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर मतलब वो चीज जिसके अंदर किसी भी चीज का प्रोडक्शन करवाया जा रहा है, तो उन्होंने रैबिट के अंदर इसका प्रोडक्शन करवाया और फिर रेबीज की वैक्सीन बनाई। उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है आप इस पे भी कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप की वैक्सीन है लाइव और होल किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन। होल किल्ड मतलब बैक्टीरिया को पूरी तरीके से मार दिया गया है। Although currently less prevalent compared to the live viral vaccines, there is still a rich history of live bacterial vaccine। अभी जो करंट सिनेरियो है इसमें लाइव वायरल वैक्सीन्स ज़्यादा होती हैं, लेकिन फिर भी लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन्स भी बहुत देखी गई हैं। एंड इट मे बी एक्सपीरियंसिंग रिन्यूड इंटरेस्ट, और ये एक नया तरीके का इंटरेस्ट हो सकता है लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन्स को देखना। The use of live attenuated bacteria started with Louis Pasteur's discovery of attenuation and immunogenicity of a chicken cholera culture in 1879। ये जो लाइव एटीन्यूएटेड बैक्टीरिया का वैक्सीन बनाया गया वो लुइस पास्चर की एक डिस्कवरी से स्टार्ट हुआ था। इन्होंने एटीन्यूएशन और इम्यूनोजेनिसिटी की डिस्कवरी की थी एक चिकन कॉलेरा कल्चर में 1879 में। Production generally involves cultivation of the bacteria, harvesting, and then inactivation if applicable, followed sometimes by lyophilization। प्रोडक्शन किस तरीके से हुआ, ये लाइव बैक्टीरियल जो होल किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन्स थी, इनके प्रोडक्शन में पहले बैक्टीरिया को कल्चर किया गया, बैक्टीरियल कल्टीवेशन किया, फिर उनको हार्वेस्ट किया गया। हार्वेस्ट मतलब जो कल्चर है, कल्चर से बैक्टीरियाज को बाहर निकाल लेना। हार्वेस्ट करने के बाद भी इनका इनएक्टिवेशन किया गया अगर इनएक्टिव वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं उस केस में, और उसके बाद में इनका लायोफिलाइजेशन कर दिया गया। लायोफिलाइजेशन क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो बहुत ही प्रेशर और वैक्यूम में मॉइस्चर को गायब कर देती है, और जो पार्टिकल्स होते हैं सिर्फ वही पार्टिकल्स, जो बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, ये बचे रह जाते हैं। तो यहाँ पे लायोफिलाइजेशन के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। It is important to mention a few words on lyophilization, particularly within the realm of live vaccine। live vaccines में lyophilization का बहुत रोल है। Lyophilization was introduced as a process step as early as in the 1930s and represented a true bioprocess advance। ये एडम्स 2003 का स्टेटमेंट लिया गया है लायोफिलाइजेशन के लिए रिसर्च पेपर से। enabling the delivery of live bacteria and viruses in a stable form for administration।
ये उनको इस तरीके से बना देता है छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में, ताकि उनका डायरेक्टली बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन कराया जा सके। Lyophilization also allows some vaccines such as typhoid vaccine to be delivered in a solid dosage form. टाइफाइड की वैक्सीन जो होती है सॉलिड फॉर्म में होती है, तो लायोफिलाइजेशन की मदद से ये पॉसिबल हो पाता है कि जो वैक्सीन्स हैं जैसे कि टाइफाइड की वैक्सीन, इनको सॉलिड डोज के फॉर्म में डिलीवर कराया जा सके। लायोफिलाइजेशन नीड्स टू बी केयरफुली कंसिडर्ड। इसको बहुत केयरफुली कंसिडर करना होता है, सिंस इट कैन कॉज लॉस ऑफ पोटेंशी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। क्योंकि आप जब लायोफिलाइजेशन की प्रोसेस करवा रहे हैं, ये कुछ इस तरीके का इक्विपमेंट होता है कि इसमें ऐसे ट्यूब्स लगी होती हैं और आप अपना फ्लास्क कैसे लगा देते हैं, ये एक मैं एग्जांपल बता रही हूँ। और यहाँ पे जो भी आपका मटेरियल होता है इसमें से मॉइस्चर गायब हो जाता है, पार्टिकल्स रह जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बहुत केयरफुली करना होता है, क्योंकि इतना वैक्यूम है, इतना प्रेशर है, तो उसमें जो पोटेंशियल है जो पार्टिकल्स का, वो लॉस भी हो सकता है प्रोसेसिंग के दौरान, क्योंकि लगभग 24 आवर या 48 आवर्स की प्रोसेस होता है। एंड इन एक्सट्रीम केसेस इट कैन रेंडर द वैक्सीन इनइफेक्टिव। कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं कि जो वैक्सीन आपने बनाई है वो लायोफिलाइजेशन की प्रोसेसिंग के दौरान इनइफेक्टिव हो गए हों, उनका कोई भी इफेक्ट ना रह गया हो। तो लायोफिलाइजेशन के दौरान बहुत ही केयर की ज़रूरत होती है। Live bacterial vaccines are of special significance in bacterial enteric disease। ये जो लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन्स होती हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बैक्टीरियल एंटेरिक डिसीजेस में, वेयर द लाइव बैक्टीरिया मिमिक द रूट ऑफ इन्फेक्शन। यहाँ पे जो लाइव बैक्टीरिया होता है ये मिमिक करता है, मिमिक मतलब किसी की नकल करना। जो इन्फेक्शन का रूट होता है उसी रूट की ये नकल करता है, लेकिन ये तो बैक्टीरियल वैक्सीन है, उसी रूट को फॉलो करके जाता है और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देता है। Cholera and typhoid fever caused by enteric pathogens Vibrio cholerae and Salmonella typhi respectively are key example। ये जो कॉलेरा है, टाइफाइड है, कॉलेरा होता है वाइब्रियो कॉलेरी की वजह से और टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी की वजह से। ये की एग्जाम्पल हैं लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन्स के, क्योंकि यहाँ पर जो लाइव बैक्टीरिया होता है वो इन्फेक्शन जैसा ही रूट फॉलो करता है, लेकिन वो एटेन्यूएट हो चुका है, वो चेंज हो चुका है, तो वो इन्फेक्शन की जगह इम्यूनिटी प्रोवाइड करने लगता है। An important parenteral whole bacterial vaccine is the one against pertussis। एक होल बैक्टीरियल वैक्सीन पर्ट्यूसिस के अगेंस्ट भी बनाई गई। पर्ट्यूसिस भी एक डिसीज है जो कि बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस के द्वारा कॉज होती है। बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस एक स्मॉल ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है दैट कॉजेज वूपिंग कफ। बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस की वजह से वूपिंग कफ हो जाती है, जिसको काली खांसी भी बोलते हैं, इसी को पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं। तो इसके अगेंस्ट भी होल बैक्टीरियल वैक्सीन बनाई गई। The vaccine first licensed in 1918। इस वैक्सीन को पहली बार 1918 में लाइसेंस दिया गया एंड वाज अ सस्पेंशन ऑफ होल्ड किल्ड बैक्टीरिया। इनमें जो बैक्टीरिया था बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, इसी को किल करके बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया गया, ताकि वूपिंग कफ का जो इन्फेक्शन हो रहा है उससे निजात पाई जा सके, उसको ओवरकम किया जा सके। The fermentation culture is harvested, inactivated by heat and the suspension is formulated with formaldehyde। इसमें किया क्या गया, जो बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस था इसको कल्चर कराया गया, हार्वेस्ट किया गया, फिर हीट के द्वारा इसका इनएक्टिवेशन करवा दिया गया और उसके बाद में जो सस्पेंशन था, सस्पेंशन को फॉर्मल्डिहाइड के साथ में फॉर्मुलेट करके वैक्सीन को बना लिया गया।
सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट में हम अगली वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे। सो गाइज आप फॉलो कर सकते हैं ITLS एकेडमी को वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप और लिंक्डइन। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। So thank you for watching. Like this video, share and subscribe to our YouTube channel. For any kind of help or query, feel free to contact on our helpline number 7080833450. आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.itlsacademy.com. So thank you very much again everyone for watching this lecture.